मैं वीणा जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षक भूगोल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवीन कन्या तुलसी नगर भोपाल। आज जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के क्रमशः अगले तारतम्य में हम जानेंगे जनसंख्या वृद्धि को। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन से अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। फिर से जान लो, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि में के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। बाहर से लोग आकर अपने यहाँ बस जाएं और जन्म दर अधिक हो जाए तो यह परिवर्तन धनात्मक हो जाता है, और बाहर से अपने देश से बाहर लोग किसी कारण से चले जाएं और मृत्यु दर बढ़ जाए तो यह परिवर्तन ऋणात्मक भी हो जाता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण सूचक होती है, क्योंकि जनसंख्या की जो आर्थिक स्थिति होगी उससे उस देश की जनसंख्या की वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर जैसा होगा उससे ही उसकी आर्थिक प्रगति का पता लगाया जा सकता है, सामाजिक उत्थान का पता लगाया जा सकता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी पता हम वहाँ की जनसंख्या यानी लोगों के स्तर को देखकर लगाते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है आपके में आएगा, तो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगला है जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है, तो यह जनसंख्या वृद्धि की दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। और अगला है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है, तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर का सूत्र है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। अगला है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है, वह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास प्लस माइनस उत्प्रवास। प्लस आप्रवास से मतलब है बाहर से आने वाले लोग, और माइनस उत्प्रवास से मतलब है अपने देश से जाने वाले लोग। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से अपने देश में प्रवास कर जाएं। जैसे भारत की धनात्मक वृद्धि दर का कारण था बांग्लादेश से बहुत सारे लोग प्रवास करके भारत में आ गए थे। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर को कैसे जानेंगे, तो यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए, वृद्धि दर में जनसंख्या बढ़ती है और ऋणात्मक वृद्धि दर में जनसंख्या कम हो जाती है, उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। यह तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, अर्थात लोग अन्य देशों को प्रवास कर जाएं। जैसे कहीं कहीं जब युद्ध की स्थिति होती है या अन्य राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उससे लोग देश छोड़ के अन्य देशों में चले जाते हैं, तो उससे यह जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर को प्राप्त हो जाती है। अब जानेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या प्रश्न आता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक को बताइए। तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म यानी जनसंख्या का वृद्धि होना, मृत्यु यानी लोगों का मर जाना,
और प्रवास यानी दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना या आ जाना। इसमें जानेंगे अशोधित जन्म दर क्या है। CBR को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना का सूत्र निम्न प्रकार है। अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में जनसंख्या गुणे 1000। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र है अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी क्षेत्र विशेष में मृतकों की संख्या उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। अब जानेंगे प्रवास को, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में प्रवास का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि 3 घटक थे, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म के बारे में जाना, मृत्यु के बारे में, अब प्रवास। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक तीसरा घटक है प्रवास, जिससे भी जनसंख्या के आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ के लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहा जाता है। इससे भी जनसंख्या क्या हो जाती है, जिस स्थान पर पहुँचते हैं वहाँ बढ़ जाती है, और जिस स्थान से गमन करते हैं उद्गमन स्थान पर जनसंख्या कम हो जाती है, और जिस स्थान से आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान होता है। गंतव्य स्थान पर यानी जनसंख्या पहुंच जाती है, तो जिस स्थान से जाते हैं, गमन करते हैं, उसे उद्गमन स्थान कहते हैं। आपके में पूछने में आ जाए कि उद्गमन स्थान क्या है, तो आप बताएंगे जिस राज्य या क्षेत्र से जनसंख्या गमन कर जाती है वह उद्गमन स्थान है, और जिस स्थान पर पहुंच जाती है वह गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गमन स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास कई तरह के होते हैं, स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास, मौसमी प्रवास, और यह गांव से गांव भी होता है प्रवास, गांव से शहर नगर भी होता है, नगर से नगर भी प्रवास होता है, और नगर से गांव की ओर भी प्रवास हो जाता है। स्थायी प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं, और जब उन्हें रोजगार मिल जाता है तो वह वहीं पर बस जाते हैं, उसको स्थायी प्रवास कहते हैं। अस्थायी प्रवास उसे कहते हैं कि पढ़ने के लिए या ट्रेनिंग करने के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ट्रेनिंग खत्म हो जाती है या पढ़ाई अध्ययन खत्म हो जाता है, तो पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। मौसमी प्रवास वह होता है कि मौसम विशेष में काम आदि के लिए, रोजगार के लिए मनुष्य दूसरे स्थान पर, मानव लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे फसल काटने के समय बहुत सारे अन्य गांवों से लोग दूसरे गांव में रोजगार के लिए आ जाते हैं, उसे कहते हैं मौसमी प्रवास। यह प्रवास गांव से गांव में भी होता है, मतलब एक गांव में लोगों को कार्य नहीं मिला तो वह दूसरे गांव चले जाते हैं उसकी खोज में, उसे गांव से गांव में प्रवास कहते हैं। गांव से नगर में, अगर गांव में उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी हो जाती है, तो वह नगर में रोजगार की तलाश में आ जाते हैं, उसे गांव से नगर का प्रवास कहते हैं। नगर से नगर का प्रवास, एक नगर में जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो वह दूसरे नगर में रोजगार की तलाश में
प्रवास कर जाते हैं उसे नगर से नगर का प्रवास कहते हैं। नगर से गांव का प्रवास, जब नगर में अत्यधिक जनसंख्या हो जाती है और उनकी रहने की सुविधाएं आराम पूर्वक नहीं होती हैं तो वह नगर में कार्य तो करते हैं पर गांव में जाकर अपना निवास स्थान बना लेते हैं और गांव में ही वृद्धि वहां पर करते हैं, रहने लगते हैं। उससे हम नगर से गांव की ओर प्रवास, यह विकसित देशों में अधिक देखा जाने लगा है कि वहां पर लोग नगर में कार्य करते हैं पर गांव में निवास करते हैं। तो अब जानेंगे हम आप्रवास के बारे में और उत्प्रवास के बारे में। आप्रवास किसे कहते हैं, प्रश्न आता है। तो प्रवास जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वह आप्रवासी कहलाते हैं। और आपके में प्रश्न आएगा उत्प्रवास किसे कहते हैं। तो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वह उत्प्रवासी कहलाते हैं। यह अभी हमने 3 घटकों को जाना। अब जानेंगे हम कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को, क्योंकि जनसंख्या के कारण जनसंख्या पर निम्न चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। राजनीति उपद्रव का, प्रतिकूल जलवायु का, प्राकृतिक विपदाओं का, महामारी का, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का, ये प्रभाव हमारी जनसंख्या पर पड़ता है। इसके कारण ही क्या होता है, प्रवास हो जाता है। अब जानेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। अभी तक भारत के संदर्भ में आप सुनते आए हैं कि जनसंख्या वृद्धि किन कारणों से हुई, अंधविश्वास के कारण से, गर्म जलवायु के कारण से या अशिक्षा के कारण से। पर अब हम नई चीज़ को जानेंगे। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक है। इस आकार तक पहुंचने के लिए इस जनसंख्या को शताब्दियां लगी। आरंभिक कालों में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, पर विगत कुछ 100 सालों में जनसंख्या में आश्चर्यचकित वृद्धि दर को दर्ज किया गया है। इसको जानेंगे हम इस मानचित्र के माध्यम से, इस तालिका के माध्यम से। 100 वर्ष में यानी 1830 में जनसंख्या कितनी थी, 1 अरब थी। और 1930 में 100 वर्ष में जनसंख्या सिर्फ 2 अरब हुई। फिर इसके बाद 1930 से 1960 30 वर्ष में 3 अरब हो गई। और फिर 15 वर्ष में 1975 में 4 अरब हो गई। फिर 12 वर्ष में 1987 में यह 5 अरब हो गई। फिर 12 वर्ष में 1999 में 6 अरब हो गई। और 1911 12 वर्ष में 7 अरब हो गई। लास्ट के 3 सालों में 12 वर्ष में लगातार जनसंख्या में 1-1 अरब की वृद्धि हो रही है। उसका कारण है औद्योगिक क्रांति का होना, सूचना और कंप्यूटर का होना, जैव प्रौद्योगिकी का बढ़ना, सफाई एवं चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त होना, परिवहन का तेज रफ्तार में वृद्धि होना, औद्योगिकरण होना और यूरोप खोज उपनिवेशवाद और बसाव के युग ने क्रमशः जनसंख्या को वृद्धि किया। और पहले जब जनसंख्या कम थी तब सारे आदि मानव थे। उस समय सिर्फ कृषि कार्य हुआ था। धीरे धीरे कृषि का विस्तार हुआ। विस्तार होने से ये 100 वर्ष में सिर्फ दुगनी हुई थी। और विस्तार के साथ जब यूरोपीय उपनिवेश और बसाव का युग आया तो यह 30 वर्ष में 1 अरब बढ़ गई। और इसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई तो ये 15 वर्ष में 1 अरब और बढ़ गई। फिर औद्योगिक क्रांति से परिवहन, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना, कंप्यूटर में क्रांति आई तो यह 12-12 वर्षों में 1-1 अरब बढ़कर जनसंख्या बढ़ गई। यह हुआ हमारी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में विश्व के अगर देशों पर नज़र डालें तो अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ओशियन, ये क्रमशः इस तरह जनसंख्या वृद्धि के देश माने जाते हैं। अब जानेंगे हम जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या परिवर्तन
और जनसंख्या वृद्धि का कारण औद्योगिकरण और व्यापारीकरण हुआ है और शिक्षा में वृद्धि हुई है। इस कारण विश्व की जनसंख्या बढ़ी हुई है। वृद्धि के कारण में हमने देखा और चिकित्सा की सुविधाएं और तकनीकी विकास, इससे जनसंख्या विश्व में बढ़ी है। अब जानेंगे जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। जैसे हम भारत की दें तो या बांग्लादेश की दें तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक हो गई है, तो फिर वो विकास में बाधक हो जाती है। और जब तक देश के हित में जनसंख्या रहती है, जितना देश को आवश्यक है जनसंख्या का होना, उतनी जनसंख्या है तो वह देश और राष्ट्र के विकास में साधक भी होती है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। अगर संसाधन अधिक है और जनसंख्या कम है तो भी वह संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए जनसंख्या कम हो जाती है। घातक बीमारियों ने अफ्रीका, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों में और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। यह जनसंख्या वृद्धि की धीमी हुई। तो जनसंख्या वृद्धि किन कारणों से कम हो जाती है? वह मृत्यु दर से बहुत ज़्यादा प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ता है। अब जानेंगे विश्व जनसंख्या के दुगना होने की अवधि। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ में, जो तालिका में आपको मैंने बताया था, 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए, किंतु 5 से 6 अरब होने में सिर्फ 12 वर्ष लगे। तो ये किसके कारण हुआ? यह सब हुआ जनसंख्या विस्फोट का कारण औद्योगिक प्रगति, शिक्षा की प्रगति और जीवन प्रत्याशा लोगों में बढ़ी। अब जानेंगे जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप को। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है और जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वास्तविक दर 1.4% निम्न प्रतीत होती है, जो कि तालिका से आपको हम बताएंगे, और वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो उसे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होता है। जनसंख्या वृद्धि दर। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। कुछ विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या दुगनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दुगनी होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जानेंगे जनांकी संक्रमण को। जनांकी संक्रमण का सिद्धांत का प्रयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के जानने के लिए और वहाँ के भविष्य के लिए, मतलब भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनांकी संक्रमण का प्रयोग जनसंख्या के वर्णन के लिए और भविष्य में जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है जैसे कि समाज ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित अवस्था में उन्नति करके नगरीय और औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन की अवस्थाओं में होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। जैसे चित्र में है ग्रामीण, खेतीहर, जनांकीय संक्रमण, नगरीय और औद्योगिक। तो जब ग्रामीण और खेतीहर रहेगी तो जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होगी। फिर जनांकीय संक्रमण होकर जब इसका स्तर नगरीय हो जाएगा और औद्योगिक प्रगति हो जाएगी, शिक्षा आदि की सुविधाएं हो जाएंगी,
तो जन्म दर और मृत्यु दर कम हो जाती है। इसमें देखो दिखाया गया है कि जन्म दर और मृत्यु दर कैसी घटी है और कैसे पहले बढ़ी थी और पहले घटी। देखो बांग्लादेश में के वनों और वहाँ के आदिवासियों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी हुई है। श्रीलंका में भी ये अभी बढ़ी हुई है, लेकिन निम्न और ये कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि इस कृषि अवस्था से बढ़कर वृद्धि करके नगरीय अवस्था यानी औद्योगिक अवस्था में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो गई है, कम हो गई है। इसी को कहते हैं जनांक की संक्रमण का सिद्धांत। अब प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु होती है, क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चितता आपूर्ति होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से होती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्य में लगे होते हैं। ये कब होता है? जब प्रारंभ में मनुष्य खेती कार्य में प्रवृत्त थे, उस समय उनकी जनसंख्या की वृद्धि तो धीमी थी, पर उस समय मृत्यु भी अधिक थी और जन्म दर भी अधिक थी। क्यों? और पर मृत्यु अधिक होने से जनसंख्या अधिक नहीं बढ़ पाती थी। फिर जैसे जैसे जीवन प्रत्याशा भी उस समय निम्न थी, अधिकांश लोग अशिक्षित थे, उनके प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। किस अवस्था में? जब जन्म दर अधिक थी, मृत्यु दर अधिक थी और लोग खेती कार्य को करते थे, अशिक्षित थे, जीवन प्रत्याशा उनकी निम्न थी और प्रौद्योगिकी स्तर भी उनका निम्न था। पूरे 200 वर्ष पहले विश्व के सभी देश थे। द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु समय के साथ साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता में सुधार होता है और इससे मृत्यु दर कम हो जाती है। इस अंतर के कारण से जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। इसमें जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों ही घट जाते हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा इसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इसे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में जनांक की संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन का काम, बच्चों के जन्म को रोकना अर्थात उसमें अंतराल रखना, परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करके एवं महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। प्राचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहित उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होते हैं। थॉमस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल मृत्यु, आकार, बीमारी, युद्ध द्वारा अचानक गिरावट के रूप में सामने आया। इस प्रकार हमने जनांक की संक्रमण को जाना, जनसंख्या के वृद्धि को जाना और अब हम जानें और यहाँ पर हम जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि का जो अध्याय है उसे समाप्त करेंगे। धन्यवाद।